नमस्कार मित्रों। अपनी हिस्ट्री सीरीज में हम लोग कंपनी काल में संवैधानिक प्रशासनिक विकास को समझ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को समझा था और उसकी विसंगतियों के बारे में बात की थी। इस लेक्चर में हम लोग 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को समझेंगे, क्योंकि मूलतः ये दोनों एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो विसंगतियां थी उसे दूर करने के लिए लाए गए थे। शुरुआत हम लोग करते हैं 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के साथ। अगर इस एक्ट की बात की जाए तो इस एक्ट में मुख्यतः तीन बातें थी। पहली, सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र को स्पष्टता परिभाषित कर दिया गया था। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट को निर्देश दे दिए गए थे कि अब राजस्व एकत्रण की किसी व्यवस्था में रुकावट नहीं डालेगा। और तीसरा, कानून बनाते तथा क्रियान्वयन करते समय भारतीयों के रीति रिवाजों का सम्मान किया जाएगा। यानी कि ये भी सुप्रीम कोर्ट के बारे में निर्देश था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो बनी थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में प्राय भारत के सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार निर्णय नहीं ले रही थी। इसी वजह से एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाना पड़ा। अगर पहले पॉइंट को हम समझें, सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र को स्पष्टता परिभाषित करने का यह अर्थ था कि अब न्यायाधीश या फिर न्यायालय कंपनी के पदाधिकारियों द्वारा, यानी कि जो ऑफिशियल्स होंगे, जो ऑफिसर्स होंगे, उनके जो भी एग्जीक्यूटिव काम वो कर रहे होंगे, जो प्रशासकीय या शासकीय कार्य कर रहे होंगे, उसे संरक्षण देने के लिए कहा गया था कि उन कामों के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में वादयोग नहीं होंगे। यानी कि शासकीय कार्य करते समय गए निर्णयों को लेकर सुप्रीम कोर्ट उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछ पाएगा। यानी कि जो एग्जीक्यूटिव थे अपना कार्य करने के दौरान वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाते। देखिए इस चित्र में, जहां पे एग्जीक्यूटिव जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाता है। एक तरह से देखिए, जो आज के समय में भी जो सिविल सर्वेंट को आर्टिकल 311 यानी 311 के तहत जो प्रोटेक्शन मिलता है, ये मामला कुछ उसी से मिलता जुलता है। देखिए, सारे एक्ट्स को आज के संदर्भ में पढ़ने से ही आपको एक्ट्स की समझ बेहतर होती है, और मेरी यही कोशिश है। जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान इस एक्ट का था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट राजस्व एकत्रण की व्यवस्था में कोई रुकावट नहीं डालेगा। इस बात को अच्छे से समझ लें। जो एक्चुअली रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जब सुप्रीम कोर्ट का निर्माण हुआ, तो जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो मुख्य विवाद का विषय था वो ये राजस्व संग्रहण वाला ही मामला था। और ये विवाद इतना बढ़ता गया था कि बाद में वॉरेन हेस्टिंग, जो कि गवर्नर जनरल था उस समय का, और मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्फे, इनकी ये शत्रुता व्यक्तिगत हो गई थी। इस विवाद को समझ लीजिए। एक्चुअली जो राजस्व संग्रहण का कार्य होता था वो कलेक्टर का होता था, जो कि गवर्नर जनरल की काउंसिल के मातहत कार्य करता था। अब प्रैक्टिकल सिचुएशन इमेजिन करिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति या जमींदार जो लगान चुकाने में असमर्थ रहा और कलेक्टर या रिवेन्यू काउंसिल उसे सजा दे दे, और वो व्यक्ति रिट हेतु सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दे और सुप्रीम कोर्ट उसे बेल दे दे। ऐसी स्थिति में क्या होता था? कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता था दोनों निर्णयों में। यानी कि रेवेन्यू काउंसिल के निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट प्राय बदल देता था, जिसकी वजह से राजस्व संग्रहण पर असर पड़ रहा था। इसी बात को ध्यान रखते हुए जो राजस्व का काम था, रेवेन्यू का काम था, उसे अब सुप्रीम कोर्ट की कार्यक्षेत्र से परव्यू से बाहर कर दिया गया था। ये दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान था। तीसरा महत्वपूर्ण प्रावधान ये था कि वो इस एक्ट के माध्यम से स्पष्टता ये बताया गया था कि अगर मामले में कोई भारतीय व्यक्ति इन्वॉल्व हो तो उसके ऊपर ब्रिटिश लॉ नहीं बल्कि स्थानीय हिंदू या मुस्लिम कानून के अनुसार, अगर वो व्यक्ति हिंदू है तो हिंदू कानून, मुस्लिम है तो मुस्लिम कानून के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि याद रखिएगा, निचली अदालतों में इसी हिसाब से निर्णय लिया जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तब तक ब्रिटिश लॉ के अनुसार निर्णय लिया जा रहा था। इस वजह से निचली अदालतों और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में कॉन्ट्रडिक्शन की स्थिति बन रही थी। हमने पिछले लेक्चर में देखा भी था जब 1773 की विसंगतियां पढ़ रहे थे, जिसमें से एक पॉइंट था कि निचली अदालत और सुप्रीम कोर्ट के बीच में गतिरोध, एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बन रही थी। उसका रीजन यही था क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग ने जो निचली अदालतों को डेवलप किया था उसमें हिंदू और मुस्लिम कानून चलते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब बना तो वहां ब्रिटिश लॉ की बात हुई थी, और ये इस वजह से दोनों जगहों पे जो निर्णय हो रहे थे वो अलग अलग निर्णय आ रहे थे। और इसी वजह से 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में भारतीय रीति रिवाजों के सम्मान करने की बात की गई थी। और देखिए, इस एक्ट का नाम एक्ट ऑफ सेटलमेंट है भी इसीलिए कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो समस्याएं आ रही थीं, जो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बन रही थी, उसे खत्म किया जा सके। क्योंकि हमने जब 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की विसंगतियों की बात की थी तो उसमें देखिएगा लास्ट के जो दो पॉइंट थे, गवर्नर जनरल की परिषद और सुप्रीम कोर्ट में मतभेद की बात, और सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायालयों में भी जो टकराव हो रहा था, ये दोनों बातें एक्ट ऑफ सेटलमेंट द्वारा सेटल की जा रही थी।
और ये जो पहले की जो दो समस्याएं हैं, जो गवर्नर जनरल को प्रशासक मंडल के बहुमत पे निर्णय लेना होता था, ये वाली समस्या, और जो बंबई और मद्रास के गवर्नर किन मामलों में स्वतंत्र हैं और किन में नहीं, इन दोनों विसंगतियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाना पड़ा था। अब सीधे चलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की तरफ, जिसने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बाकी की विसंगतियां दूर करने का प्रयास किया। लेकिन जब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को हम समझेंगे तो उससे पहले हमें इसकी पृष्ठभूमि समझनी पड़ेगी और उसके बाद हम पिट्स इंडिया एक्ट के प्रावधान को समझेंगे। जब पृष्ठभूमि की बात होती है तो हमें यह समझना पड़ेगा कि वो क्या परिवर्तन ब्रिटेन में हो रहे थे और भारत में वो क्या परिवर्तन हो रहे थे जिसकी वजह से पिट्स इंडिया एक्ट लाना पड़ा। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो एक तो उस समय ब्रिटेन में एक नया बड़ा ही युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट्स सत्ता में आया था। 23 या 24 साल का वो नवयुवक था जिसे नए नए परिवर्तन करने का उत्साह था। और दूसरा जो महत्वपूर्ण ब्रिटेन में एक जो घटना घटी थी वो ये थी कि ब्रिटेन का एक बहुत महत्वपूर्ण उपनिवेश अमेरिका उसके हाथ से जा चुका था। जब हमने 1773 एक्ट की बात की भी थी, रेगुलेटिंग एक्ट के समय ये बात की भी थी कि कैसे 1773 में अमेरिकी क्रांति की शुरुआत होती है और 1776 आते आते अमेरिका आजाद हो जाता है। तो ऐसे में जब अमेरिका जैसा एक महत्वपूर्ण उपनिवेश ब्रिटेन के हाथ से निकल जाता है तो ब्रिटेन भारत जैसे दूसरे महत्वपूर्ण उपनिवेश पर अपने नियंत्रण को और भी अधिक मजबूत करना चाहता है, जिसकी वजह से पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है ताकि ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश साम्राज्य का नियंत्रण भारत में और अधिक हो। ये तो हुई ब्रिटेन में होने वाले परिवर्तन की बात। अगर बात करें भारत में परिवर्तन की बात, तो ये एक बात पहले पॉइंट की तो हम बात कर ही आए हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो विसंगतियां थी, जो कुछ विसंगतियां तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट द्वारा खत्म की गई थी, लेकिन कुछ विसंगतियां अभी भी बनी हुई थी। दूसरी चीज ये भी माना जा रहा था कि वॉरेन हेस्टिंग बहुत से अनावश्यक युद्ध कर रहा है और वॉरेन हेस्टिंग के इस तरह के जो गतिविधियां थी उससे ब्रिटेन में लोग खुश नहीं थे। आपको याद होगा कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर या फिर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, दोनों वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में लड़े जा रहे हैं। सिर्फ वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में नहीं लड़े जा रहे हैं, बल्कि ये जो दोनों युद्ध हैं इनकी ड्यूरेशन भी लगभग समान है। इसकी चर्चा हम लोग पिछले लेक्चर्स में कर आए कि इनकी क्या ड्यूरेशन थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की क्या ड्यूरेशन थी और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की क्या ड्यूरेशन थी। तो ऐसे में जब वॉरेन हेस्टिंग कई युद्धों में उलझा दिखता है तो ब्रिटेन में एक बार फिर लगता है कि इस व्यक्ति को नियंत्रित करने की जरूरत है और यही कारण थे जिसकी पृष्ठभूमि में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। अब सीधे चलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के प्रावधानों की तरफ। पहला जो महत्वपूर्ण प्रावधान था वो तो यही था कि जो ईआईसी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारतीय क्षेत्र अधिकृत किए थे वह अब ब्रिटिश अधिकृत भारतीय क्षेत्र कहलाएंगे, ना कि कंपनी अधिकृत भारतीय क्षेत्र। यानी कि अब उन क्षेत्रों पर जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑक्यूपाई कर रखा था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पोजीशन में था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में था, अब वो क्षेत्र ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र कहलाएंगे। देख रहे हैं हमने बात क्या की थी। अब ब्रिटेन अधिक से अधिक नियंत्रण चाह रहा है भारत में, तो ये जो पहला प्रावधान है ये यहाँ पे दिख रहा है कि किस प्रकार वो अपना नियंत्रण बढ़ा रहा है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ इस एक्ट के द्वारा वो ये हुआ कि कंपनी के व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य अलग अलग कर दिए गए और जो कॉमर्शियल और जो व्यापारिक गतिविधियां थी वो कंपनी के नियंत्रण में ही रखी गई। यानी कि जो व्यापारिक कार्य था अभी भी उसकी देखरेख के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, लेकिन जब बात आ जाती है कंपनी के राजनीतिक कार्यों की तो उसके लिए एक नई बॉडी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। आपको पता होगा हमने इस पे चर्चा भी की थी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में पहले की तरह 24 सदस्य ही थे, यानी पहले 24 सदस्य थे, अभी भी 24 सदस्य थे। पिट्स इंडिया एक्ट ने इस संख्या में कोई बदलाव नहीं किया। लेकिन ये जो नई बॉडी थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसमें 6 सदस्य थे, जिसमें से एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर अपने सुनिक भाई, याद होगा जो नारायण मूर्ति के दामाद साहब हैं, वर्तमान में यही चांसलर ऑफ एक्सचेकर हैं। दूसरा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स, ये दोनों मंत्री वही हैं जिन्हें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को पहले 1773 जब हम रेगुलेटिंग एक्ट को देख रहे थे, जिन्हें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन्हीं दो मंत्रियों को रिपोर्ट करते थे। ये अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य थे, यानी कि पहला 6 सदस्यों में से 2 सदस्य हो गए और बाकी के 4 सदस्य प्रिवी काउंसिल के होते थे और इन्हें क्राउन नियुक्त करता था।
एक्चुअली प्रिवी काउंसिल क्राउन जो भी सत्ता में जो भी राजा या रानी है ब्रिटेन का, उसकी मुख्य सलाहकारी समिति होती है जिसे प्रिवी काउंसिल कहा जाता है। उन्हीं में से 4 सदस्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य होते थे। इस प्रकार से 6 की संख्या पूरी होती थी। इस तरह से समझ लीजिए एक प्रकार से द्वैत शासन की व्यवस्था जैसा हो गया था, जहां पे 2 सेंटर हो रहे हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कुछ बातों को देख रहा है, कुछ बातों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि जब व्यापारिक बात है तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स निर्णय लेगा और जब राजनीतिक मसले हैं वहां पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल निर्णय लेगा। इसके अलावा एक अन्य बॉडी और बनाई गई थी जिसे गुप्त समिति या फिर सीक्रेट कमेटी कहा जाता था। ये सीक्रेट कमेटी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के निर्णयों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि डायरेक्टर्स को बताती थी, यानी कि जो 6 लोगों का बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना है वो जो निर्णय ले रहा है उसके बारे में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बताती थी। साथ ही यही सीक्रेट कमेटी जो निर्णय लेते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसकी जानकारी गवर्नर जनरल इन काउंसिल को भारत भी भेजती थी और जिसके आधार पर गवर्नर जनरल इन काउंसिल भारत में अपनी गतिविधियां करते थे। यानी कि देखिएगा ये पूरी व्यवस्था किस प्रकार से ब्रिटिश संसद यानी जो पार्लियामेंट था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से सीधे सीधे गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो भारत में उस पर नियंत्रण स्थापित करता हुआ यहाँ दिख रहा है। जबकि कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर जिसे आप ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा समझ सकते हैं वो अब व्यापारिक गतिविधियों तक ही इन्वॉल्व रहता है। इसके अलावा इस एक्ट में जो अन्य महत्वपूर्ण बात हुई वो ये हुई कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना युद्ध नहीं कर पाएगा। याद करिएगा जब हम अभी देख रहे थे क्या कारण थे पिट्स इंडिया एक्ट को लाने में, तो उसमें एक हमने देखा था कि वॉरेन हेस्टिंग बहुत से अनावश्यक युद्ध लड़ रहा था। तो इसलिए वॉरेन हेस्टिंग पर नियंत्रण लगाने के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल को अब ये निश्चित कर दिया गया कि वो बिना बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति से कोई युद्ध नहीं लड़ सकता। ये पिट्स इंडिया एक्ट के वो प्रावधान हैं जिसके माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत में अधिक से अधिक नियंत्रण चाह रही थी। आइए अब उन प्रावधानों को भी देख लेते हैं जिनके माध्यम से जो रेगुलेटिंग एक्ट की विसंगतियों को दूर करने के लिए थे। जिसमें से पहला प्रावधान है बंबई और मद्रास के गवर्नर को अब युद्ध करने का कोई अधिकार नहीं है। याद करिए अब युद्ध सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल ही कर सकता है। हालांकि उसे भी बीओसी अगर वो निर्णय लेगी उस युद्ध के बारे में, बीओसी निर्णय लेगी, लेकिन अंतिम रूप से बंगाल का गवर्नर जनरल युद्ध करेगा। लेकिन बंबई और मद्रास के गवर्नर जनरलों से युद्ध का अधिकार छीन लिया गया, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की एक विसंगति थी, उसमें एक विसंगति में ये था कि किन मामलों में बंबई और मद्रास के गवर्नर स्वतंत्र हैं और किन मामलों में वे बंगाल के गवर्नर जनरल पर निर्भर है, यानी कि उसके आधार पर निर्णय ले सकते हैं। ये एक समस्या आ रही थी रेगुलेटिंग एक्ट के बाद और उसी के निदान के लिए ये कर दिया गया कि युद्ध जैसे मामले में बंबई और मद्रास के गवर्नर जनरल की बिल्कुल नहीं चलेगी और बंबई और मद्रास के गवर्नर जनरल को स्पष्ट रूप से बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत ला दिया कि जो समस्याएं जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था, जो हमने देखा भी था जब वॉरेन हेस्टिंग नाराज हो जाता है बंबई प्रेसिडेंसी से, क्योंकि बंबई प्रेसिडेंसी अपने मन से ही सूरत की संधि कर लेती है और फिर आक्रमण कर देती है पेशवा पर। याद आ रहा है, ये हमने अपने बंगाल वाले लेक्चर में देखा था। तो उसी विसंगति को दूर करने के लिए स्पष्टता बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत कर दिया गया और कार्यक्षेत्र भी अच्छे से डिफाइन कर दिया गया। और जो अंतिम महत्वपूर्ण बदलाव हुआ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की विसंगति को दूर करने के लिए वो ये था कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल में जो सदस्यों की संख्या जो पहले 4 थी अब उसे 3 कर दी गई और जो कुल संख्या हो गई गवर्नर जनरल को मिला के 3+1 हो गई। अब इस प्रावधान का क्या फायदा है उसे समझ लीजिए। पहले की स्थिति में जब 4 गवर्नर जनरल इन काउंसिल में 4 सदस्य होते थे और एक गवर्नर जनरल, उस स्थिति में समझ लीजिए कि मान लीजिए 4 सदस्य हैं और एक गवर्नर जनरल, ये वॉरेन हेस्टिंग साहब हैं। अब अगर वॉरेन हेस्टिंग को अपनी कोई बात मनवानी है तो उन्हें कम से कम ये जो काउंसिल है इसके 2 सदस्यों को अपने पक्ष में करना पड़ेगा, तभी उनके पक्ष में बहुमत होगा। ये देखिए 3 और 2 का बहुमत उनके पक्ष में हो जाएगा, वो अपनी बात मनवा लेंगे। और यही कारण था कि इससे गवर्नर जनरल की जो निर्णय लेने की शक्ति थी वो बहुत कम हो जाती थी, क्योंकि 2 लोगों को अपने पक्ष में करना कई बार मुश्किल होता था। और वही देखिए अब जो नई व्यवस्था थी जिसमें काउंसिल में सदस्यों की संख्या 3 हो जाती है, उसमें क्या होता है कि वॉरेन हेस्टिंग साहब किसी भी एक अगर व्यक्ति को अपने पक्ष में कर लेंगे
तो भी उनके निर्णय को माना जाएगा। रीजन ये था कि अभी आपको एक करने में तो आपको लग रहा कि 2 और 2 से टाई हो गया, लेकिन तब भी ये टाई होने के बाद भी गवर्नर जनरल की बात मानी जाएगी, क्योंकि गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर थी और टाई होने की स्थिति में उसकी बात ही प्रभावी मानी जाएगी। ये भी प्रावधान इसमें था। इस वजह से जैसे ही संख्या 3 कर दी गई, अब गवर्नर जनरल की पावर पहले से ज्यादा हो गई और इस तरह से पिट्स इंडिया एक्ट ने जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से उत्पन्न हुई जो विसंगतियां थीं, उसे दूर करने का प्रयास किया। क्योंकि जो पहले की व्यवस्था थी जिसमें 2 सदस्यों को अपने पक्ष में करना पड़ता था, वो खत्म हो गई और मात्र एक काउंसिल का एक सदस्य भी गवर्नर जनरल के पक्ष में हो जाए तो गवर्नर जनरल की बात मानी जाती थी। और इस प्रकार से रेगुलेटिंग एक्ट की विसंगतियों को दूर करने का प्रयास पिट्स इंडिया एक्ट में किया गया। इसी के साथ हमारा लेक्चर समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के एक्ट्स की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।